चलिए पढ़ते हैं। भारत की खोज चैप्टर 3 सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदारो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। मोहनजोदारो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर है। दोनों स्थानों पर इन खंडरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं है कि इन दोनों के बीच ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्होंने प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब में अंबाला जिले में। यह विश्व थी, इसलिए ये केवल सिंधु घाटी सभ्यता पर नहीं, उससे बहुत अधिक है। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उसे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात यह है कि सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद में संस्कृति युगों को जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से संबंध स्थापित किया और व्यापार थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापार वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। सिंधु सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे थे जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतर जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते युग से जोड़ती है, तब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई। ये देखकर और अचरज होता है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन को लोक प्रचलित गतिविधियों की तरकारी को वहां तक कि पेशाकों को फैशन का बात दिलाता है। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानियों को इस
पढ़िए। पढ़िए। चली आती परंपरा और रहन सहन की लोक प्रचलित रीति रिवाजों की दस्तकारी है कि यहाँ तक कि पेशाकों के फैशन की याद दिलाती है। ये बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति की है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन नहीं किया, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज्यादा अच्छे हमानों में नालियों का तंत्र का भी निर्माण किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन? यह संभावना भी है कि उनकी संस्कृति इस देश की संस्कृति थी और शाखा दक्षिण भारत में भी मिल सकती है। कुछ विद्वान एवं संस्कृति के बीच है। यदि समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो वह घटना 1000 वर्ष पहले घटी हो ऐसी मान सकते हैं। सिंधु घाटी के बारे में कुछ लोगों का कहना किसी ऐसी दुर्घटना हो गया कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी पहाड़ों के लिए स्थित जो नगरों को बहा ले है। संभव है कि मौसम के परिवर्तन के धीरे सूखी गई और खेतों पर छा गया। मोहेंजो-दारो के में प्रमाण बालू की सतह पर दबी गई। इससे शहर की सतह ऊंची और नगरवासियों को पुरानी और ऊंचाई पर मकान खुदा मकान दो ले जान की सतह के ऊंचे के कारण समय उनकी दीवारों भी ऊंची उठाई गई है। सिंध का सूबा बहुत और उपजाऊ था। मध्य युग के बाद वह ज्यादातर रह गया। इसीलिए है कि मौसम परिवर्तन उन इलाके के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तन का प्रभाव दूर दूर तक नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस विश्वास करने के कारण तो है सभ्यता संभव पर इस बात का ही है। वह शहरों पर छाकर ने उन रखा। शहर प्राचीन सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होते रहे, समय के साथ खंड खंड हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता और बाकी खंडों के बीच
टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी न इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली भी प्रकार की थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू के संभवतः कृषि और थोड़ा बहुत ही जीवन भी पर शायद नवागंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे और भारत में एक के बाद एक कई बार में आए। घाटी के नीचे लगभग 1000 हुआ। यह भी संभव है कि इतना बड़ा समुद्र उत्तर दिशा से भारत और समय समय पर आती रही और भारत में होती रही। सबसे समन्वय और मेल आर्यों और उन द्रविड़ जाति लोगों के बीच हुआ, संभवतः सिंधु की सभ्यता के थे। इस समन्वय का विकास हुआ जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, सबने अपना प्रभाव डाला और फिर यही घुल मिलकर रह गए। प्राचीनतम अभिलेख धर्म की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति और सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल बहुत वेद रहा है। यूरोपीय विद्वान मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले और ऋचा का समय ईसा पूर्व 1500 की खुदाई के बाद इन भारतीय धर्मों को और साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। इस आर्य द्वारा कहा गया शब्द कहा भारतीय समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उनके विचारों को लेकर आए थे, जिससे ईरान में अवस्था की हुई थी। भारत धरती पर उन्होंने उन विचारों का भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि एक भारत महाकाव्यों की अवस्था के एक निकट है। वेद उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति वेद धातु से हुई है। इसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते हैं। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं।
काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना अनंत रहस्य को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया, पर इस सब में साहस और आनंद का अभाव था। बहुत से पश्चिम लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती है, एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में भी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई, तब ऐसे हर दौर में गहरा रस लिया। जीने की प्रक्रिया में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सबका विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार परलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी, वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। में आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तन इस समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक जीवन के और तमाम क्रियाकलाप के अनुकूल चलने लगते हैं। इस समय उस विशिष्टता और अछूत प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। यह व्यवसाय एक युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, किंतु बाद में यही उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई। फिर भी यह समय तक बनी रही, उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। और यूनानियों से चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट
सिलसिला अद्भुत है। उपनिषद उपनिषदों का समय ईसा 500 के आसपास से माना धन में एक कदम आगे ले जाते हैं और यह एक लंबा कदम है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीजों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक वस्तुनिष्ठ पद्धति की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण वैज्ञानिक प्रशिक्षण का तत्व मौजूद है। वो अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जो अनिवार्य रूप से आत्मा व्यक्ति की परमात्मा पर दोनों मूलतः एक कहा गया है। ब्रह्मा और से सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है। आंतरिक सत्य पहलू के आगे अद्वैत की सारे का इरादा यही है कि इन हो रहे थे उन्हें किसी मंजर लगता है टूटने में दिलचस्पी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को निहित किया कर्मकांड को बताया। उपनिषदों के सबसे विशेषता है सच्चाई पर बल। उपनिषदों की प्रार्थना प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है। असत से मुझे सत की ओर ले चल, की ओर ले, अमृतत्व की ओर ले चल बराबर एक दिखाई पड़ता है जो निरंतर में किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। ऐतरेय ब्रह्मा में अनिवार्य बारे में है। श्लोक का इस टेक से होता है व्यक्ति है, इसलिए चलते रहो।